हरियाणा वैसे तो असंभव है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस नाम से अनजान हो लेकिन हिंदी का ठीक ठाक ज्ञान रखता हो तो उसके दिमाग में एक हरे भरे स्थान का चित्र ही उभरेगा। और इसी हरे भरे हरियाणा का एक जिला है रोहतक, जिससे करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गांव भाली आनंदपुर। किसी भी साधारण भारतीय गांव की भांति यहां के लोग भी सादगी पूर्वक अपनी जिंदगी बिताते हैं। पशुओं का उपयोग तथा उनकी देखरेख करना न केवल यहाँ के लोगों की जरूरत है, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुओं के लिए यहाँ 3 बड़े तालाब उपलब्ध हैं। वहीं घरेलू उपयोग के लिए महिलाएं 5 अलग अलग कुओं के शुद्ध जल का प्रयोग करती हैं। इसके साथ ही गांव में घर घर सीधी जल आपूर्ति हेतु 3 जल घर भी हैं। भाली आनंदपुर में कुल 7 चौपाल हैं, जिनमें से एक महिला चौपाल भी है। स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से यहाँ एक मानव अस्पताल तथा अस्थायी पशु चिकित्सालय भी उपलब्ध है। धर्म कर्म के कार्यों में भी ये गांव पीछे नहीं है। यहाँ विभिन्न प्रयोजनों हेतु कुल 5 धर्मशालाएं मौजूद हैं तथा एक सुंदर मंदिर गांव के तालाब के निकट मुख्य सड़क के किनारे ही स्थित है। आज का बच्चा कल का युवक तथा जिम्मेदार नागरिक है, अतः हर बच्चे के मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु उसे उचित शिक्षा देना ही यहाँ मौजूद राजकीय विद्यालय तथा एक निजी विद्यालय का परम लक्ष्य है। जहाँ देश के गौरव की रक्षा हेतु यहाँ के युवाओं ने अपने प्राणों तक की आहुति दी है, वहीं खेल कूद में भी उनकी भागीदारी सराहनीय है। अब आप कहेंगे, उपरोक्त सुविधाएं और जनजीवन तो आजकल हर गांव में देखा जा सकता है, लेकिन जैसे दिखने में हर सीपी एक समान होती है, परंतु मोती किसी किसी में ही मिलता है, ठीक वैसे ही मूलभूत सुविधाएं तो हर गांव में मिल जाएंगी। लेकिन जो मिसाल इस गांव के लोगों ने यहां रची है, वो अन्यत्र कहां। मेरे गांव भाली आनंदपुर में तक्षशिला, जिसमें बच्चों की पढ़ाई होती है, और उससे जुड़े कई रेसलिंग का भाग्यराम व्यायामशाला है, सिलाई सेंटर है, सफाई का जो स्वच्छता अभियान का उसके लिए ट्रैक्टर है। पहले शहर में जाते थे तक्षशिला में पढ़ने के लिए, अपने लाइब्रेरी में। अब मेन जो वो था पढ़ाई के क्षेत्र में, जो बच्चा ने बहुत मतलब मेहनत भी करी है, और जिसमें मतलब सबसे पहले तो अनु भाई का यो है कि जिसने यो काम कराया है शुरू स्टार्टिंग। नहीं तो भाली में तो भाई कई और हैं, कई सालों से चलते आ रहे, लेकिन ये क्रीडा क्षेत्र का है, ये पढ़ाई का है। इसमें कई बच्चे अपने स्कूल में मतलब पढ़ कर भाई अपने बढ़िया बढ़िया नौकरी भी लगे हैं सर। जब हम पढ़ते थे और हम पढ़ाई के बाद हमें किसी की काउंसलिंग ठीक समय से नहीं हो पाई कि हमें भविष्य में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमें समय पर ठीक से काउंसलिंग नहीं हो पाना। तो मैंने देखा कि हमारे साथ जीवन में ये बना है। तो गांव देहात के बहुत से लोग बच्चों को इस बात का पता नहीं चलता 10वीं और 12वीं के बाद उन्होंने 10वीं के बाद करना क्या है। हमने बिल्कुल शुरू में गांव के अंदर एक आँखों के कैंप और गांव में स्वच्छता अभियान और सामान्यतः क्रिकेट के खेल, फिर कबड्डी के खेल, जो महीने में एक बार किए और समाप्त। और हमने फिर कहा कि ध्यान में आया कि जो हम महीने में या 2 महीने में जो कार्यक्रम करते हैं, समाज में उन बातों का
थोड़े समय के लिए असर रहता है। जब हमने समाज में कोई निरंतर को बदलाव का काम करना है तो वो नियमित रूप से करना होगा। तो फिर हमने 2010 में इस प्रकार के गांव में नियमित को सेवा के कामों वो शुरुआत की थी। कि हमने कुछ बच्चों को बैठा के स्कूल के बाद उनका होमवर्क हो, क्योंकि गांव में बहुत से आदमी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कि अपने बच्चों का होमवर्क किया या नहीं किया वो बता सके। आप ये मान लो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये पिता हैं, प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। तक्षशिला में मैंने जो है 2012 से लेकर 2020 तक जो है सेवा दी। उस दौरान जो है यहाँ पर बच्चे 250 के आसपास जो बच्चे थे वो छोटी क्लासेस के और बड़ी क्लासेस के जो है पढ़ने के लिए आते थे। और बच्चों को हम पढ़ाई के अलावा जो है अनुशासन से संबंधित और संस्कारों से संबंधित जो है शिक्षा दिलवाने के लिए उनको बाहर से भी किसी को जो है बुलाते थे। तक्षशिला की भूमिका बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं पहले दाएं बाएं जाते थे बाहर शहर में प्रशिक्षण लेने के लिए, कोचिंग लेने के लिए। अब जो है 50-60 बच्चे यहीं पर हो जाते हैं। कुछ दिन के दौरान आते हैं, कुछ शाम के दौरान। हमने जब तक्षशिला का नाम रखा है ये तक्षशिला कि आज का जो पेशावर कराची हम जो बताते हैं उस शहर के पास में तक्षशिला नाम का जो विश्वविद्यालय था, वहाँ दुनिया भर के सभी विद्यार्थी वहाँ सीखने और पढ़ने के लिए आते थे। तो हमने वहीं से प्रेरणा लिया क्यों ना हम अपने गांव में भी, जो हमारा गांव है आज अलग अलग छोटी छोटी बातों में बटा हुआ है, आज के जो हमारे गांव के यूथ हैं वो सामान्यतः कोई किसी स्कूल में जा रहा है, कोई किसी अन्य स्कूल में जा रहा है। तो वो पहले का यूथ इकट्ठा खेलता था, पढ़ता था, तो एक दूसरे से मित्रता होती थी। अब वो ऐसी मित्रता नहीं रही, क्योंकि वो साथ न पढ़ते हैं ना खेलते हैं। तो हम कोई ऐसा स्टेशन बनाए तो गांव का यूथ भी एक साथ जुड़े और एक साथ रहे। मैं यहाँ पे पुस्तकों को संभालता हूँ और साथ साथ अपने कंपटीशन लेवल की पेपरों की सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। और मैं यहाँ पर जिसकी जैसी पुस्तक की ज़रूरत होती है मैं उसको पुस्तकें अवेलेबल कराता हूँ। और हमें साल में एक दिन वो सभी इकट्ठा हो गए पुस्तकें गांव से इकट्ठा करके लाते हैं। कोई बच्चा मान लिया 8वीं क्लास में है तो 8वीं पास कर ली, तो वो 8वीं पास करने के बाद बुक दे देता है। और जैसे जब जिससे कोई बच्चा आ जाए कि मुझे 8वीं क्लास की चाहिए तो हम उसको दे देते हैं। दो 2016 के बाद से मेरा जितना भी खाली समय होता है मैं वो खाली समय सामाजिक कार्यों के लिए देता हूँ। और केशव भवन में कोई भी कार्य, कोई भी ज़रूरत जहाँ पे व्यवस्था में कम पड़ती है वहाँ मैं तैयार रहता हूँ। हम गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और खेल ऐसे विषयों पर काम हम करते हैं। उसी तरह से बहनों में एक सिलाई केंद्र चलाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई सिलाई केंद्र हमने उसे रखा है उसका नाम। उसी तरीके से हम गाँव में एक व्यायामशाला चलाते हैं। व्यायामशाला में चौधरी बागीराम जी व्यायामशाला है, उसके अंदर एक कुश्ती का हॉल है, एक वाली का, कबड्डी और बैडमिंटन और एक जिम हॉल, और कुछ बच्चे वहाँ रात्रि रुक सके ऐसी एक आवास की व्यवस्था भी बनाई। इसके साथ साथ हमने गांव के कुछ युवकों को अलग अलग गाँव में काम बांटे हुए हैं टीम वर्क में। उसमें स्वच्छता में हमने जब ये देखा कि गांव में और तो शहर में जैसे कूड़ा कचरा लेने के लिए नगर निगम की गाड़ी आती है, लेकिन यही सोच हमारी ये थी कि गांव में भी घर घर से कूड़ा उठाया जाए ताकि उसका प्लास्टिक का कूड़े का निपटान किया जा सके। उसी को देखते हुए 3 साल पहले हम लोगों ने, गांव की टोली ने, गांव के लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके और एक छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रबंध किया, जिससे गांव में जो है प्लास्टिक की थैलियां हैं या और कुछ है वो कूड़ा कचरा जो है तालाब में, नालियों में न जा करके सीधा वहां पहुंच जाता है और गांव में हमारी सफाई होने में सहायता होती है। हमने आगे जो स्वरूप इसका सोचा है वो ये सोचा है कि जितना भी जो गांव में कूड़ा कचरा होता है
उसी को ले करके गांव में थोड़ा बहुत रोज़गार भी शुरू किया जाए। छोटे लेवल से होते होते आज बड़े लेवल तक जा रहे हैं। अब यूनिट लगाने की सोच रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें 1 महीने से किया था, बाद में हमने 3 महीने का करवाया था, ताकि इनको और अच्छा काम सीख सके और इनको काम भी मिल सके। तकसीला होने के बाद गांव में इतना मतलब कि प्रोग्रेस हो गई है कि अब हम अपने गांव का नाम ले रहे हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे गांव में ये चीज़ चल रही है और बच्चे आगे कामयाब हो रहे हैं। भारतीय नस्ल की गोवंश जो रखता है और अच्छा सुंदर है और दुधारू है और गुणकारी है, तो उनको हम वहाँ पर अच्छे गोपालक के नाते वहाँ सम्मानित करते हैं। हमारे गांव में हम एक स्वाभाविक देखेंगे कि तो हर घर के ऊपर सोलर पैनल ऐसे लगा हुआ है, जो हर घर की छत पे लगा हुआ है। और हमारे गांव के 80% घरों में सोलर पैनल लगा है। उससे बिजली की जो खर्च है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। तक्षशिला के जो हमारे कार्य होते हैं उनमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हमारे यहाँ पर कामों की जिम्मेवारी दी जाती है। किसी को स्वच्छता अभियान, किसी को जल संरक्षण अभियान, किसी को पर्यावरण अभियान। तो मुझे पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेवारी दी गई है। जैसे हमारे खेत हैं यहाँ पर, अगर हम हर खेत में 5-5, 7-7 पौधे मेंढ के ऊपर लगा दें तो 1000 किले भी हैं, 5-6 पौधे एक खेत में लगा दें तो 5-6 हज़ार पौधे तो यहीं हो गए। सब्जी उगाना एक छोटे से बच्चे को पालने जैसा होता है। मेरा आयाम यहाँ पे जो है वो प्राकृतिक खेती का है, किसान की आय बढ़ाने का है और स्वावलंबी का है। मेरा नाम नवीन कुमार है और गांव बाली आनंदपुर है। यहाँ पे जो हमारी खेती है प्योर ऑर्गेनिक है। हम यहाँ पे जीवामृत, घन जीवामृत और जो कीट नियंत्रण के लिए हम अलग से दवाई बनाते हैं। जो भी हमारे बाहर के किसान आते हैं उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। यहाँ पे उनको ये बताते हैं कि सबसे पहले आप कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकली सीखो, सीधा खेत पे ना करके अपने गांव में, हमने अपने गांव में छोटी छोटी रसोई वाटिकाएं बना रखी हैं, वहाँ पे एक प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दो। ऑर्गेनिक फार्मिंग के दो हमने सोच के जिस तरीके से चले थे कि भी एक तो क्वालिटी ऑफ फूड मिले, साथ में किसान की आय बढ़े और रोज़गार मिले। यही एक मेन रूपरेखा होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग। यहाँ पे अगर मैं अपने खेत की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे डबल लेयर अभी हमारी यहाँ पे चली हुई है। ये जो ऊपर आप फसल देख रहे हो ये मेरी घिया की है, ये घिया ऑफ सीजन की है, ये मेरे को अच्छा रेट देगी। हमने पैदावार के साथ साथ ये भी देखना है कि मेरा रेट क्या मिलेगा। सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना उसके 1 महीने के बाद आती है, लेकिन यहाँ पे 25 दिन में किसान के जेब में पैसा आ जाता है। ये एक स्टार्टअप ही है अपना ऑर्गेनिक खेती, और ऑर्गेनिक खेती में भी सस्टेनेबल फार्मिंग।
अगर आप एक फैमिलियर डॉक्टर रखते हो ना, तो एक फैमिलियर किसान भी रखें जो आपको और आपके परिवार को जहर मुक्त खाना खिला सके। यही हम एक लेके चले हुए हैं कि लोगों को केमिकल फ्री फूड मिले, क्वालिटी वाला फूड मिले, और एक लोकल फॉर वोकल जो होता है ना, कि एक अपने ग्राम स्तर पे जो एक ब्रांड बन जाए। सब सहयोगी है यहाँ पर, और गांव वालों को बहुत साथ है, और अच्छे तरीके से मेहनत चल रही है बच्चों की, और बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। अभी भी हमारे बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट पार हुआ है, और पीछे बच्चे थे कुछ वो वर्ल्ड चैम्पियन तक खेल चुके हैं, एशियन चैम्पियन खेल चुके हैं, और जैसे जैसे आगे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे 3 साल हो गए और मैं रेसलिंग करता हूँ। हम यहाँ पर 4 बजे आते हैं और 8 बजे घर पर जाते हैं। पहले हम यहाँ पर आकर मैट को साफ़ करते हैं, फिर मैट को साफ़ करके हम वार्म अप होते हैं, पीटी कराते हैं, और फिर कोच साहब थोड़ी बहुत नी टच टो टच कराते हैं, और फिर जोरा पहलवान और कोच साहब दोनों हमारे जोर कराते हैं। की विशेषता ये है जी, हम बाहर जब जाते हैं ना विदेशों में, तो यही मैट है हर जगह, और इसी पर प्रैक्टिस होती है। हम इस पर अभ्यास कराते हैं तो उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं उसी तरह पर, और मिट्टी में करेंगे और वो मैट पर करेंगे तो हम उनके मुकाबले में नहीं खड़े हो पाएंगे। और इस पर अभ्यास करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बराबर रहेगी, और उसी तरह पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे धोबी लगते नहीं धोता है, वहाँ पर ऐसे करके ये पोजीशन आ जाती है, और फिर ऐसे जाके पूरा, और फिर ऐसे मारते हैं। अनूप जी है कि तो जितना उतना कम है जी, क्योंकि इस टाइम पर इतने निस्वार्थ हर खेल में वो करवा रखा है उन्होंने। सुविधा, पढ़ाई में सुविधा करवा रहा है, गाँव में है जो जैसे भी जिस जगह भी कोई भी दिक्कत है, तो अपने तालाब की है या और कोई है, वो हर सुविधा में उनका हाथ है सहयोग से। खेल का कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसलिए बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो खेल के माध्यमों से हो सकता है। बुद्धि खेल में सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि वहाँ सेकंड से भी नैनो सेकंड में निर्णय लेना होता है। आपने अगर निर्णय ठीक लिया तो आप जीत सकते हो, अगर आप निर्णय ठीक नहीं ले पाए तो आप रह भी सकते हो। मेरा नाम परमिला है, मैं गांव बालियानंदपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे फुटबॉल खिलाती हूँ, और साथ के साथ मैं एक स्कूल में भी पीटीआई का काम करती हूँ। ये पहले स्टार्टिंग तक्षशिला से ही हुई थी हमारी, और अनूप भाई हैं, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। कोच को भी वही लेके आए थे। तो पहले कोच सर थे, वो अब उनकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। मैं कोर्स करके आई थी, सर्टिफिकेट कोर्स, तो फिर मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे।
मैं जब खेलती थी कोच सर ने ये बोला था, ऐसा मत करो, या तो अभी से छोड़ दो इसे, या फिर ऐसा करो कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि ग्राउंड के पास से जाती हैं, सबको ये बताती हैं मैं भी खेलती थी। अपने आप को ऐसा बनाओ कि मैं भी खेलती हूँ। मेरा नाम मानसी है, मैं बालियानपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा हैं जो वो टीचर हैं, तो उन्होंने उसको बताया था कि भी वहाँ पे पढ़ने के लिए स्पेस है, सिर्फ लड़के जाते हैं, अगर तुम्हें पढ़ने के लिए जाना तो वहाँ पे जा सकते हो। तो स्टार्टिंग में फिर मैं और वो ये पेरेंट थे। लड़की सिर्फ मैं एक ही आती थी, बाकी सारे के सारे बॉय जाते थे। तो जर्नी ये होता ना, क्योंकि लड़के ऐसे उठ के जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं सब, ये तो ऐसे ही जा रही है, वहाँ पे लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, घर पे पढ़ लेते, लेकिन वो थोड़ी ना पता होता सबको घर पे ऐसी कंडीशन है या नहीं है, घर पे सब कैसा एनवायरनमेंट है। तो पहले एक वो लड़की आती थी, तो हमें भी बड़ा ऐसा लगता था यार इतने सारे लड़के आते हैं यहाँ, हर एक अकेली लड़की आती है भाई, तो हमें भी ऐसा रहता था कि भाई ये बच्ची क्यों आ रही है। लेकिन उस लड़की ने इतनी मेहनत की, वो रात के 10, 11, 12 बजे तक यहाँ बैठकर पढ़ के गई, और वो आज उसने 2-3 अपने CGL का टेस्ट भी क्लियर किया और CPU का भी किया, और 1-2 परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की हैं। वो एक अच्छी सफल हुई, और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ आज यहाँ काफ़ी सारी बहनें पढ़ने भी आती हैं। किसी से भी लगा लो आप, कोई ना कितना भी एफर्ट दे ले, मैटर क्या करता है फाइनलिस्ट में नाम है या नहीं है। तो एफर्ट दिखते थे भी, लेकिन वो होता था लिस्ट में नाम है तो क्या बोलते हैं ऐसे ही जाती है, टाइम पास करती है। लेकिन जब लिस्ट में नाम आया ना, सब ने वो जो ओपिनियन थे ना उनके सबके चेंज हो गए। हमारा टीम बनाई हुई है, वो हम सब मिलकर गांव के समाज सेवा करते हैं। गांव में सभी गांव की छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे हमसे पूरी हो पाती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तो मुख्य थी, अब लाइब्रेरी थी जो बच्चों के लिए थी। इस लाइब्रेरी को शुरू हुए करीब 1.5 साल हो गया, और इसमें 50 से ज़्यादा बच्चे आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी लाइब्रेरी में गाँव की लड़की और बहू भी आती हैं। फिर हम समय समय पर गांव में हेल्थ चेकअप कैंप भी लगवाते रहते हैं। किसी भी बुजुर्ग को अगर लेंस वगैरह डलवाना तो फ्री ऑफ कॉस्ट रोहतक के अंदर यहाँ से गाड़ी जाती है। अनूप जी को ही देख कर हमने ये काम करना सीखा है, नहीं तो पहले हमें पता नहीं था कि समाज सेवा होती क्या चीज़ है। उन्होंने ही देख कर हमने ये सब कुछ सीखा, और उन्होंने ही हमारी मदद करी है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। गांव वालों ने पिछले करीब 5.5 साल पहले रिवोल्यूशनरी कैंपेन सोसाइटी के नाम से एक NGO बनाई थी। उसमें सबसे मेन किरदार हमारे चाचा पहलवान आनंद जी का रहा था। वो पिछले करीब 10 सालों से अनूप जी से गांव बाली आनंदपुर के साथ अटैच में थी। तो अनूप जी ने अपने गांव में बहुत अच्छा काम कर रखा था, हम भी उनसे इंस्पायर हुए। फिर हम जो 10-15 बंदे थे इकट्ठे हुए थे, हमने सबने मिलके अपने पास से कंट्रीब्यूशन करके उसमें जो बेसिक नीड थी बच्चों के पढ़ने के लिए वो फुलफिल कर दी। भाई पंखे लगा दिए, लाइटें लगा दी, एक सोलर पैनल रख दिया। तो अब लगभग जितना भी एक बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए, एक पीसफुल एरिया वो गांव के बीच में है। हम ऐसे नरुया केंद्र के संपर्क में आए, वहाँ हमने हमारा भाई अनूप बाली से है, उसके
साथ हम जुड़े। उसने हमारे को मोटिवेट किया कि एक फील्ड में काम करोगे तो 2-3 जगह फ़ायदा होगा। ये जलघर का निर्माण हुआ 2009 में। हमने इसके अंदर ये अपना कार्य शुरू किया। हमने बच्चों की अच्छी टीम बनाई, उनके साथ साथ हमने पेड़ पौधे पे और गांव के विकास पे हमने ध्यान दिया। अनूप हमारे से देखो पहले से लगा हुआ है इस फील्ड में, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ाव होता बीच में टूटता भी गया, लेकिन वो बार फिर आगे बोल देता नहीं लगे रहो इसमें। अब उसके वजह से लगे रहे तो आज भगवान ने हमारे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे दिया और हर चीज़ से आज हम संपन्न भी हैं। हेरी ग्रामीण उत्सव मनाओ करुणा बोले जा मेरी माँ। हेरी ग्रामीण उत्सव मनाओ करुणा मेरी माँ। भैया नुपन पल करी थी जले संगननी मदरी थी जले संगननी मदरी थी। हेरी के सौभवन बनाया करुणा मेरी माँ। बड़पन जब पूरा हो गया भैया दोषी न कर उद्घाटन। हेरी सबने खुशी मनाई करुणा मेरी माँ। हेरी सबने खुशी मनाई मंजिल तीन इसम बनाई सुमन पूनम कर सफाई सुमन पूनम कर सफाई। हेरी वो तो सुथरा राखे करुणा मेरी माँ। सत्संग मन देखो, शिक्षा ही पशु और मनुष्य को अलग करती है, क्योंकि पशु के पास शिक्षा नहीं है तो इसीलिए वो पशु है, और हमारे पास बुद्धि है और हम बुद्धि का ठीक से उपयोग करते हैं तो इसीलिए मनुष्य हैं। तो हम अपने जीवन यापन की कितनी सुख सुविधाओं को इकट्ठे कर लेते हैं। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो हम भी पशुओं की तरह ही क्राइम में चले जाएंगे। तो इसलिए शिक्षा का व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति अच्छी शिक्षित और अच्छा संस्कारित होगा तो वो एक अच्छा काम भी करेगा, एक अच्छा नागरिक व्यक्ति साबित होगा। ग्राम विकास यानी कि गांव का लोगों के द्वारा प्रकृति का संरक्षण कर और संवर्धन करते हुए जो गांव का विकास हो, उसे हम ग्राम विकास मानते हैं। गांव के लोग जब संकल्प लेते हैं अपने गांव में कुछ काम करने का, तो वो क्या नहीं कर सकते। हेरी पिंकी किरण पढ़ावे करुणा मेरी माँ। हेरी पिंकी किरण पढ़ावे करुणा मेरी माँ। लाई बरेरी इसम बनाई लाई बरेरी इसम बनाई। सारे बारी टूटी तर आई रोशक की टूटी तर आई। हेरी वो तो बड़कन से खावे करुणा मेरी माँ। हेरी वो तो बड़कन से खावे करुणा मेरी माँ। कंप्यूटर की होवे पढ़ाई कंप्यूटर की होवे पढ़ाई। सारे बालक करे पढ़ाई सारे बालक करे पढ़ाई। हेरी वो तो अफसर बन जा करुणा मेरी माँ। हेरी वो तो अफसर बन जा करुणा मेरी माँ। ना और रह गया बोल दे।